गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर की जो है, हमने ब्लास्टोलेशन की पूरी स्टडी कर ली थी। प्रीवियस हमने स्टडी कर ली है, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, पार्थेनोजेनेसिस हमने स्टडी कर ली है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेसन आता है अपना, वो है गैस्ट्रोलेशन। यानी अब तक हमारी को जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है वो स्ट्रक्चर ये है, जिसे हम ब्लास्टुला बोलते हैं। गैस्ट्रोलेशन के बाद में, गैस्ट्रोलेशन के दौरान जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है हम उसे ब्लास्टुला बोलते हैं। हमारे पास में ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम एक खोखली गेंदनुमा संरचना कहते हैं। ये इस बीज के अंदर, इसके बीच में ब्लास्टोसिल पाई जाती है, ठीक है। कोरक गुहा, इसे बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। कोरक चर्म, और ये छोटे छोटे हैं जो खंड हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं कोशिका कोरक खंड, ब्लास्टोमिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? ब्लास्टोमिया। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। कोरक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोरक। ब्लास्टुलेशन के दौरान हमें ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये एक स्तरीय है। अभी इसमें कोशिकाएं निश्चित नहीं है कि कौन सी कोशिका क्या बनाएगी। अब देखिए, यानी विकास की जो सेकेंड स्टेप होती है उसे बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन। इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलेशन। प्राणियों में विकास की क्रिया में गैस्ट्रोलेशन एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इसमें एक स्तरीय ब्लास्टुला में उपस्थित कोरक खंड, इस एक स्तरीय ब्लास्टुला में उपस्थित कोरक खंड का विभेदन होता है। विभेदन का मतलब हो गया इनका भविष्य निश्चित होता है, मतलब इनका भविष्य निर्धारित होता है। अभी इनका किसी का भी भविष्य निर्धारित नहीं है। अब इस गैस्ट्रोलेशन की क्रिया में पहली क्रिया क्या होगी? विभेदन की क्रिया होगी कि तुझे इस कोशिका को क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है। और जब इनका भविष्य तय हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, इस कोशिका का भविष्य तय हो गया और इसे एलिमेंट्री कैनाल बनानी है। सपोज कीजिए, क्या बनानी है? एलिमेंट्री कैनाल। इसका विभेदन हो गया, इन सब कोशिकाओं से अलग हो गई कि इसे एलिमेंट्री कैनाल बनानी है। अब मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल एम्ब्रियो में यहां बनती है, इसे यहां पर जाना है, तो ये यहां से यहां पर जाएगी गति करके। ये कोशिका यहां से यहां जाएगी। मान लीजिए इस कोशिका को त्वचा बनाना है, एम्ब्रियो की क्या बनानी है? त्वचा। तो अगर इसे यहां पर जाना है तो ये यहां से यहां पर जाएगी। कहां पर जाएगी? यहां से यहां पर जाएगी। अर्थात संरचना के निर्माण के लिए ये कोरक खंड गति करते हैं, और गति करके यानी पहले तो विभेदित होते हैं, विभेदित होकर ये अपने दिए गए स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर ये जाकर अपनी जगह स्थापित हो जाती है। और ये सारे के सारे कोरक खंड कितने स्तर में जमा हो जाते हैं? 3 स्तर में जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे ये एम्ब्रियो कितने स्तर का हो जाता है? त्रिस्तरीय। यानी ये सारी की सारी कोशिकाएं 3 स्तर में जमा हो जाएंगी, जिसे हम एक्टोडर्म,
जैसे मान लीजिए यहां पर कोशिका स्थापित हो गई सबसे बाहर की तरफ, फिर कुछ कोशिकाएं यहां पर आ गई बीच बीच में, इसे मेसोडर्म बोलते हैं, और कुछ कोशिकाएं बीच में आकर सेंटर में आकर स्थापित हो गई, और कौन सी लेयर का बनाएगी, एंडोडर्म। तीन स्तर हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन तीनों स्तर के निर्माण की क्रियाविधि ही क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इस तरह गैस्ट्रुलेशन एक वह क्रिया है जिसमें एक स्तरीय गैस्ट्रुला से त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। त्रिस्तरीय का मतलब हो गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन तीनों स्तर से ही अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी सिस्टम है, इन सब का निर्माण इन तीन स्तरों के द्वारा ही होता है। तीन स्तरों में अलग अलग कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं, और ये अलग अलग कोशिकाओं के ग्रुप अलग अलग ऑर्गन और सिस्टम और पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो पहली क्रिया तो क्या होती है गैस्ट्रुलेशन में, कोरक खंडों का विभेदन होता है। प्रथम क्रिया क्या होती है, कोरक खंडों का विभेदन, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्रिया होती है कि किस कोशिका का कौन सी कोशिका को भविष्य में कौन सा अंग निर्माण करना है, यह कहलाता है विभेदन। दूसरा है कि जो भी कोशिकाएं होती है उनमें इन जैसे विभेदन हो गया, भविष्य निर्धारित हो गया कि तुझे ये बनाना है, अब वो वहां से चलकर अब वो किस तरीके से जाएगी वो अलग बात है, वो एक गति करेगी जिसे हम बोलते हैं आकारिकी संरचनात्मक गतियां। तो विभेदित जो कोरक खंड होते हैं, कोरक खंडों में आकारिकी संरचनात्मक गतियां उत्पन्न होती हैं। आकारिकी संरचनात्मक गतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे लैंकेस्टर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा है कि द्वि या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण की क्रिया ही गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। द्वि या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। जबकि कीबेल ने क्या कहा, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ठीक है, और सॉरी एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और नोटोकॉर्डल कोशिकाएं भ्रूण के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यानी यहां से कोशिकाएं, इन दोनों लेयर से कोशिकाएं, मेसोडर्मल कोशिकाएं और एंडोडर्मल कोशिकाएं, मेसोडर्मल कोशिकाएं और एंडोडर्मल कोशिकाएं और नोटोकॉर्डल कोशिकाएं भ्रूण के अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। किधर प्रवेश करती है, अंदर की तरफ। अतः संक्षिप्त में हम क्या कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें कोरक में उपस्थित कोशिकाएं अंगों यानी कोशिकाएं जो आगे फ्यूचर के अंदर जो ऑर्गन्स बनेंगी यानी अंगों के पूर्व निर्धारित क्षेत्रों की तरफ गमन करती हैं। अभी मैंने बताया पूर्व निर्धारित, यहां पर मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल बननी है तो ये कोशिकाएं पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित हो गया,
पूर्व निर्धारित क्षेत्र की तरफ गमन करती है और त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण करती है। 3 स्तरों का निर्माण करती है जिसे हम जनन स्तर बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म त्रिस्तरीय गैस्ट यानी भ्रूण के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। इस प्रकार ये तो हो गया इसकी क्या नाम है, डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं इसके विशिष्टताएं जो हम देखेंगे कि इसकी विशिष्टताएं क्या क्या होती है गैस्ट्रुलेशन की। पहली विशिष्टता यह है तो यह है कि धीरे धीरे जो क्लीवेज की प्रोसेस होती है, गैस्ट्रुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है क्लीवेज की प्रोसेस कम होती जाती है, क्लीवेज की रेट क्या हो जाती है? कम होती जाती है। प्रथम विशिष्टता है ये लक्षण है इसके। तो प्रथम क्या है कि विदलन की दर धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है। ठीक है। दूसरी है गैस्ट्रुलेशन के दौरान भ्रूण में वृद्धि न के बराबर होती है, यानी इसका आकार ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। ठीक है। उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट और ऑक्सीजन की दर बढ़ जाती है क्योंकि कोशिकाएं गति करती हैं, गति करेगी तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, अतः ऑक्सीजन के खपत की दर और मेटाबॉलिज्म रेट दोनों की दोनों बढ़ जाती है। इसके अलावा ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, रासायनिक, जिससे कोशिकाओं में रासायनिक विभेदन प्रारंभ हो जाता है, जिससे एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग हो जाती है। स्वभाव में, उसकी स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है, विभेदित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैट मैप, भविष्य इसे बोलते हैं फैट मैप, संभावी चित्र बोलते हैं इसको, एक तरह से संभावी चित्र। देखिए संभावी चित्र देखिए संभावी चित्र के अंदर संभावी नाम से पता चल रहा है कि ऐसा चित्र जिसमें फ्यूचर की संभावनाएं प्रकट की जा सके, फ्यूचर की संभावनाएं प्रकट की जा सके। ठीक है। देखो प्रारंभ में कोरक खंडों का भविष्य तय नहीं होता, अतः सभी के सभी क्या होते हैं? टोटीपोटेंट होती है, पूर्ण शक्त होती है कोशिकाएं। जैसे हम इसकी बात करें, जैसे 1, 2, 4 और 8, इन सभी कोशिकाओं का, जैसे मनुष्य का भ्रूण है ये, इन सभी कोशिकाओं का अभी भविष्य तय नहीं है, अतः प्रत्येक कोशिका में एक अलग से एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी होती है, अलग अलग एम्ब्रियो बना सकती है। ठीक है। अतः इनका भविष्य निर्धारित किया जाता है, आगे और विभाजन होगा और ऐसी संरचना का निर्माण होगा। अब इन कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित होता है। ये इन कोरखंडों का क्या होता है? इनको कोशिका कहते हैं हम। इन कोरखंडों का भविष्य निर्धारित होता है और प्रारंभिक भ्रूण या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा, प्रारंभिक भ्रूण या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा, इसका चित्रीय निरूपण करें। यानी अगर हम जैसे ये इसमें 3 स्तरों कोशिकाएं 3 स्तरों में जमा हो जाए, जैसे ये कोशिकाएं भी ब्लास्टुला है, ठीक है। अब इससे 3 स्तरों में जमा हो जाए और तीनों स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और अब इस एम्ब्रियो को हम एक रेखा चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करें कि भाई एक्टोडर्म ये बनाएगा फ्यूचर में,
एंडोडर्म आगे चलकर ये बनाएगा और मेसोडर्म ये बनाएगा। जैसे एक्टोडर्म बनाता है स्किन का फॉर्मेशन करता है, एंडोडर्म जो बनाता है वो गट का फॉर्मेशन करता है फ्यूचर में, ठीक है। और मेसोडर्म है वो विसरल ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, आंतरांगों का निर्माण करता है। तो ये संभावी रेखा चित्र हो गया। ये क्या हो गया? संभावी रेखा चित्र की एक्टोडर्म को हम निर्देशित कर दे कि स्किन का फॉर्मेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है? फ्यूचर में गट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। देखो एक्टोडर्म किसका निर्माण करती है? जैसे नोटोकॉड है, सॉरी स्किन है और नर्वस सिस्टम है। स्किन और नर्वस सिस्टम का निर्माण कौन करे? एक्टोडर्म करे। और एंडोडर्म अगर हम देखते हैं, देखो एपिडर्मिस, एंडोडर्म गट का निर्माण कर रही है, मेसोडर्म विसरल ऑर्गन अपने शरीर में जो आंतरांग होते हैं उनका निर्माण कर रही है। इसलिए संक्षिप्त में हम क्या कह सकते हैं कि यानी गैस्ट्रुला के अंदर कौन सा भाग, इस गैस्ट्रुला में जिसमें 3 स्तर हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसमें कौन सा भाग भविष्य में आने वाले एम्ब्रियो का कौन सा अंग बनाएंगे, इनका चित्रीय निरूपण करना, अर्थात ऐसा चित्र एम्ब्रियो का, यानी गैस्ट्रुला का ऐसा चित्र, ठीक है ना, ऐसा चित्र जिससे हम ये बता सकें कि भ्रूण का कौन सा अंग क्या बनाएगा, भ्रूण का कौन सा अंग। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, हम ये बता दें कि भ्रूण का ये अंग मान लीजिए आंतरांगों का निर्माण करेगा, ये क्षेत्र स्किन का निर्माण करेगा, और जो बीच में क्षेत्र है ये क्षेत्र गट या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगा। तो ये इस एम्ब्रियो का, इस भ्रूण का कौन सा भाग भविष्य में कौन से अंग का निर्माण हो करेगा, इसका चित्रीय निरूपण हो गया। चित्र बना दिया हमने, चित्रीय निरूपण, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैट मैप। तो हम सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं? ऐसा चित्र जो हमें यह बताता है कि भ्रूण का कौन सा भाग क्या बनाएगा, भ्रूण का कौन सा भाग क्या बनाएगा फ्यूचर में, अर्थात भविष्य में वो क्या बना सकता है। यही क्या कहलाता है? फैट मैप, संभावी चित्र। अब इसका पता कैसे लगाते हैं? प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा। अंडे के अंदर प्राकृतिक चिन्ह होते हैं, जैसे हल्के रंग का उत्तरी गोलार्ध, हल्के रंग का उत्तरी गोलार्ध, ये क्या बनाएगा? एपिडर्मिस और एंडोडर्म का निर्माण करेगा। पीले रंग का अर्धचंद्राकार अधर भाग, पीले रंग का अर्धचंद्राकार अधर भाग, ऐसे ये पीले कलर का प्राकृतिक चिन्ह है। अंडों में रंग पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, सभी अंडों में नहीं पाए जाते, प्राकृतिक कलर पाए जाते हैं अंडों में। अब पीले रंग का अर्धचंद्राकार भाग क्या बनाता है? वो बनाता है मेसोडर्म का। किसका निर्माण करेगा? मेसोडर्म, ठीक है। भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्रपृष्ठ भाग, ये लो,
ये हो गया। भूरे रंग का अर्धचंद्राकार पृष्ठ अग्र पृष्ठभाग, ये क्या बनाता है? तंत्रिकीय एक्टोडर्म का निर्माण करता है। तंत्रिकीय एक्टोडर्म का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा, प्राकृतिक रंगों के द्वारा हमने इसको निरूपित कर दिया, पूरे अंडे को चित्र निरूपण कर दिया कि कौन सा भाग क्या बनाएगा, ये भाग क्या बनाएगा, ये भाग क्या बनाएगा। इस तरह से चित्रीय निरूपण करना क्या कहलाता है? फैक्ट मैप। ये तो हो गया किसके द्वारा? प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा। अगर हम इसी को, अगर हम और भी इसमें करें, जैसे जैविक अभिरंजक जिनमें कृत्रिम यानी कृत्रिम रूप से, सॉरी प्राकृतिक रूप से जिनमें कलर नहीं पाया जाता, हम उनको कृत्रिम रूप से भी, जैसे हमने अंडा ले लिया, उनको कृत्रिम रूप से भी हम उनमें संभावी रेखा चित्र बना सकते हैं। कृत्रिम रूप का मतलब हो गया हम खुद मनुष्य, अगर खुद मनुष्य, जैसे ये अंडा है, हमारे पास में अंडा आ गया, हम इसके अंदर खुद भी रेखा चित्र बना सकते हैं। ये तो प्राकृतिक था कि ये कलर है आगे ये बनाता है, ये कलर है आगे ये बनाता है, ये कलर है आगे ये बनाता है। अब कृत्रिम रूप से कैसे बनाएंगे? जैसे जैविक अभिरंजक होते हैं, यानी ऐसे इस विधि में जैविक अभिरंजकों का प्रयोग किया जाता है जिनको कोशिकाएं, मतलब ऐसे अभिरंजक जो हम कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाते हैं। और कोशिकाएं, यानी इसके अंदर ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं उन अभिरंजकों को, उन रंगों को अपने अंदर लंबे समय तक संजोए रखती है, अपने अंदर लंबे समय तक उसको रखती है। ठीक है ना? अर्थात इस विधि में जैविक अभिरंजक यूज में लिए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल स्टेनिंग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी एक जैविक अभिरंजक का नाम बताइए। तो अलग अलग प्रकार के जैविक अभिरंजक हैं। ठीक है ना? इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? वॉगट ने। और एम्फीबिया के अंडे में देखा। एम्फीबिया का अंडा लिया, मेंढक का, और उसके ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से रंग डाले। और वो कौन कौन से केमिकल के बने होते हैं? नाइल ब्लू सल्फेट। जैविक अभिरंजक, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल स्टेन। और इसमें है नाइल ब्लू सल्फेट। ये एक जैविक अभिरंजक है जिसको कोशिकाएं अपने अंदर लंबे समय तक रखती हैं। जैसे हमें कपड़े को कलर देना है, एक कपड़े को 3 कलर देना है, तो हम अलग अलग कलर के सॉल्यूशन में उसको डुबोते हैं तो 3 कलर हो जाते हैं। प्राकृतिक नहीं है, हमने आर्टिफिशियल तरीके से किया उसको। इसी तरह से एक न्यूट्रल रेड एक अभिरंजक है, न्यूट्रल रेड। और तीसरा है बिस्मार्क ब्राउन। अगर इस अंडे के ऊपर जिनमें विदलन हो चुका है, कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है, गैस्ट्रुला का निर्माण हो चुका है, अगर हम इसके ऊपर हम ये इनमें से कोई सा भी डालते हैं तो ये कोशिकाएं रंजित हो जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। फिर आता है दूसरा, कार्बन कण अंकन विधि। जैविक अभिरंजकों के अलावा स्प्रेट ने इसको विकसित किया। स्प्रेट ने क्या बताया कि विकसित हो रहे भ्रूण की कोशिकाओं पर छोटे छोटे कार्बन कण अगर चिपका दिए जाएं
तो इन अंकित की गई कोशिकाओं से बनने वाले स्तर और अंग का पता लगाया जा सकता है। इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, इस एक कोशिका में कार्बन कण चिपका दिया। अब भविष्य में ये कोशिकाएं 3 स्तरों में डिवाइड हो गई। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब मान लीजिए ये कोशिका एंडोडर्म यानी मेसोडर्म का निर्माण करती है, तो मेसोडर्म के अंदर ये कोशिका प्रेजेंट होगी और उसमें कार्बन कण हमें दिखाई देगा। अब मान लीजिए इससे एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो में हमने स्टडी की कि कौन सी कोशिकाओं के अंदर कार्बन कण है, तो हमें लगा कि लंग्स के अंदर कार्बन कण चिपका हुआ है। तो हम क्या बताएंगे कि ये कोशिका मेसोडर्म का निर्माण करती है। स्तर का पता लग गया। जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, लंग्स का, फेफड़ों का निर्माण करती है, क्योंकि उसके ऊपर हमने चिन्ह लगा दिया था कार्बन कण के रूप में। ठीक है, तो ये है। ऐसे ही हम रेडियो एक्टिव पदार्थ भी लगा सकते हैं। जैसे ऐसे किया हमने, रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा सकते हैं जिसमें ये बनेगा, यानी ये आगे चलकर कौन से स्तर का निर्माण करेगा, हम रेडियो एक्टिव मेथड के द्वारा पता लगा लेंगे कौन से स्तर में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, फिर कौन से अंग में है, क्योंकि वहां से प्रतिदीप्ति निकलती रहती है हमेशा। क्या निकलती रहती है, प्रतिदीप्ति हमेशा निकलती रहती है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ को हम चिपकाकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाग, जैसे मान लीजिए इस भाग पर हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा दिया और ये आगे चलकर एम्ब्रियो में यहां पर स्थित हो गया, यानी दूसरी जगह पर आ गए यहां पे, लेकिन किसका निर्माण कर रहा है, एक्टोडर्म का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म अगर स्किन का निर्माण करती है तो स्किन के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होगी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रेजेंट होगा स्किन की कोशिकाओं के अंदर, जबकि मेसोडर्म और एंडोडर्म की किसी भी कोशिका के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना फैट मैप, कृत्रिम चिन्हों के द्वारा और कृत्रिम चिन्हों के द्वारा और प्राकृतिक रंगों के द्वारा। कृत्रिम चिन्हों में मैंने पहला बताया था जैविक अभिरंजकों के द्वारा, दूसरा बताया कार्बन कण अंकन विधि के द्वारा, तीसरा बताया मैंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस, क्रिया विधि, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरा पढ़ा देंगे। उसमें 2 प्रकार की गतियां होती है, एपीबोली जिसके द्वारा एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, एक होता है इम्बोली जिसके अंदर मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण एक साथ होता है, जबकि एपीबोली जिसे हम अध्यारोहणी गति कहते हैं उसके द्वारा संभावी एक्टोडर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जय हिंद।